हेलो एंड वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स ऑन दिस चैनल। मेरा नाम है आदित्य शुक्ला और आज हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 को इर्रेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आज हमारे सामने है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल। प्रूव दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल। आपको बताना है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सीबीएसई की एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज होना आवश्यक है। उसमें सबसे पहली चीज़ आपको समझने की जो ज़रूरत है वो है ये थ्योरम। ये थ्योरम हमने यहाँ लिखी हुई है स्टूडेंट्स। इसमें बोला है लेट पी बी ए प्राइम नंबर, कि पी जो है वो एक प्राइम नंबर है। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो p a को भी डिवाइड कर देगा, जहाँ पर a हमारा क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए मैं इसको एक एग्जांपल लेकर के आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि p एक प्राइम नंबर है, तो हमने p की वैल्यू क्या ले ली, 2। तो हम p की वैल्यू 2 लेकर के चेक करते हैं। p इज़ अ प्राइम नंबर और a की जगह मैं ले लेता हूँ 4। a की जगह मैंने क्या ले लिया, 4। तो पहले हम देखते हैं क्या 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है। इफ़ 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, देखिए कुछ नहीं किया है मैंने, p की जगह पर मैंने 2 लिया है। 2 एक प्राइम नंबर है और a की जगह हम एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर को 2 डिवाइड कर पाए। तो 4 ले लिया मैंने, ठीक है। 4 स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 16। तो 2 आप सभी जानते हैं कि 2 16 को डिवाइड कर देता है। देन 2 डिवाइड्स 4। तो देखिए 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है। अगर 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स 4। अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ़ 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। देखिए 3 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, 6 स्क्वायर का मतलब है 36। तो 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देन 3 डिवाइड्स 6। इसी प्रकार इफ़ 4 डिवाइड्स 8 स्क्वायर। देखिए 8 स्क्वायर का मतलब होता है 64 एंड 64 इज डिविजिबल बाय 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 विल ऑल्सो डिवाइड 8। तो 4 8 को डिवाइड कर पाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम आपको समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप ये थ्योरम समझ गए हैं तो आप रूट 2 इज़ इर्रेशनल, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल, इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें समझना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो ये है स्टूडेंट्स, नंबर 2, कि रियल नंबर को 2 पार्ट में, ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए सभी नंबर 2 इज़ रियल नंबर, 1 इज़ रियल नंबर, 2/3, सभी जितने भी नंबर्स हमने अभी तक देखे हैं उन्हें हम रियल नंबर बोल सकते हैं। रियल नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 1 इज़ रैशनल एंड अदर इज़ इर्रेशनल। जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल हो गए, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो इर्रेशनल हो गए। तो यहाँ पर समझना ये है स्टूडेंट कि कोई भी रियल नंबर हो वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करेगा। या तो वो रैशनल होगा, अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर वो इर्रेशनल होगा। जैसे मैं बात करूँ 2 की, तो 2 एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ रूट 2 की तो वो इर्रेशनल नंबर है। यानी एक नंबर इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर है वो रैशनल भी हो गया और इरेशनल भी हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो थर्ड इंपॉर्टेंट हमें कॉन्सेप्ट समझना है स्टूडेंट्स वो है को प्राइम नंबर्स का। देखिए को प्राइम नंबर, व्हाट आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में HCF क्या हो, 1 हो, जिनका HCF क्या है, 1। ऐसे नंबर्स जिनका कि HCF 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर को प्राइम नंबर है। या फिर दूसरा तरीका, इसी बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर उनके बीच में ना आए। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए 2 और 3। अब जैसे 2 और 3 है तो 2 और 3 का आप HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। और 2 और 3 में से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, कोई भी फैक्टर इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर हो गया स्टूडेंट्स। 5 और 6 का HCF क्या है, 5 और 6 का HCF अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये भी क्या हो गया, को प्राइम। एक बात और समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर अलग चीज़ है, को प्राइम नंबर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं और कुछ उदाहरण आपके सामने दूँ तो 7 और 8। अब 7 8 का आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब 7 और 8 जो है
वो दोनों ही नंबर क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और जो प्राइम नंबर है वो अलग चीज़ है, यहाँ पर जो प्राइम वर्ड आया है वो इसका इस वो शब्द का, इस प्राइम शब्द का जो प्राइम नंबर हमने पढ़े हुए हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। को प्राइम इज आर डिफरेंट नंबर एंड दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये पेयर्स में होते हैं, जैसे 13 एंड 14। 13 और 14 का आप HCF लेंगे तो HCF क्या आएगा, 1। सो वी कैन से दैट 13 एंड 14 बोथ आर को प्राइम नंबर्स। ये बात हमने समझ ली, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे चौथी इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जैसे 2/3, 2/3 एक रैशनल नंबर है और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि रैशनल नंबर को आगे और रिड्यूस ना किया जा सके, यानी 2/3 को मैं आगे और सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं सॉल्व कर सकता। क्यों नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो को प्राइम होते हैं, इसलिए मैंने आपको को प्राइम थोड़ी देर पहले समझाया। यानी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में HCF अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। जैसे 5/6, तो 5/6 एक रैशनल नंबर है जो कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। 5 और 6 के बीच में HCF कितना है, 1 है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में HCF, हियर द HCF इज 1। 7/8 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या है, 1। तो ये क्या हो गया, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए स्टूडेंट्स। अब ऐसे रैशनल नंबर जो कि नॉट इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते, वो होते हैं जैसे 2/4। अब ये 2/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि हम इसे अभी और सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं इसे 2 से कैंसिल करूँगा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2 आ गया। इसी प्रकार 12/18 ये एक रैशनल नंबर तो है, बट ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी 6 से और कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 2 12 और ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। तो 12/18 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वहीं पर 2/3 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा, क्योंकि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है। HCF 1 होने का मतलब ये है कि अब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है और उसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। इसे रिड्यूस्ड फॉर्म भी कहते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। और पांचवी और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात, आपको यूक्लिड लेमा का नॉलेज होना चाहिए, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला रूल याद होना चाहिए, और उसी को हम यूक्लिड लेमा में A = BQ + R के फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो सारी बातें समझने के बाद स्टूडेंट्स चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट √2 इज़ इर्रेशनल। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स पहले। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब ये है कि यानी अपनी ही कही हुई बात के विपरीत जाना। यानी कि देखिए हम सबको पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, हम उसे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे लेट √2 इज़ रैशनल, यानी हम एकदम विपरीत एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर जस्ट अपोजिट एज्यूम करना होता है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में हमें जो भी आपको प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट आपको एज्यूम करना होता है, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल, तो इरेशनल का अपोजिट क्या हुआ, रैशनल। तो हमने क्या मान लिया कि लेट √2 इज़ रैशनल, हम √2 को रैशनल नंबर मान लेंगे। अब देखिए रैशनल नंबर अगर आपने √2 का मान लिया, इसका मतलब ये हो गया कि √2 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो रैशनल नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी जिनको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो हमने √2 को रैशनल मान लिया, तो दिस इम्प्लाइज, मतलब इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज साइन का मतलब ये है कि मीनिंग ऑफ दिस इज √2 = P/Q। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मैं आपको मतलब समझा चुका हूँ स्टूडेंट्स। को प्राइम का मतलब ये है कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर, there is no common factor between P and Q
अदर देन 1, यानी P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, P एंड Q को प्राइम का मीनिंग है, ये मैंने यहाँ पर मीनिंग भी लिख दिया है बहुत ही डिटेल में। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स विच मीन्स देर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q अदर देन 1। इसी बात को एक तरीके से और लिख सकते हैं हम कि HCF, इसी का मीनिंग क्या हो गया कि HCF ऑफ P एंड Q इज़ 1। मैं आपको प्रीफर करूंगा स्टूडेंट्स कि आप ये वाला रीज़न ज़रूर लिखें एग्जाम में। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों बातों का मतलब एक ही है। ठीक है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं इट मीन्स देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q अदर देन 1, ऐसा लिख सकते हैं, या HCF ऑफ P एंड Q इज़ 1, ये भी आप लिख सकते हैं। तीनों का मीनिंग जो है वो एक ही है। ठीक है, जिसमें से जो ये वाला पार्ट है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये वाला। ठीक है, इसे आप बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी का उपयोग हम लास्ट में इसके प्रूफ देते वक्त करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, अब हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमें कर देना है इसका स्क्वायर। सो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P बाय Q का स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, 2 इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये आ जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिख लेता हूँ। P स्क्वायर को मैं इधर लिख लेता हूँ और 2Q स्क्वायर को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। ऐसा मैंने क्यों किया समझिए आप। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने थोड़ी देर पहले यूक्लिड लेमा के बारे में बोला था कि आपको यूक्लिड लेमा पता होना चाहिए इसके लिए। देखिए P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। देखिए मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे। देखिए P स्क्वायर हमारा क्या हो गया, डिविडेंड। P स्क्वायर इज द डिविडेंड इक्वल टू 2 क्या हो गया, ये दिस 2 इज डिवाइजर। देखिए 2 क्या हो गया, इसको यूक्लिड लेमा से कंपेयर करिए आप। ठीक है, यूक्लिड लेमा क्या कहता है, यूक्लिड लेमा कहता है A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, तो हमारा A की जगह पर हमारे पास क्या है P स्क्वायर, यानी P स्क्वायर क्या हो गया डिविडेंड, B की जगह पर क्या है 2, तो 2 हो गया हमारा डिवाइजर, और क्वोशंट क्या है हमारे पास Q स्क्वायर। अब देखिए रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर 0 है। इसका रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर R की वैल्यू क्या है 0, तो रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये हो गया कि 2 हैज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड P स्क्वायर। 2 ने P स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड कर दिया। और जो हमने थ्योरम पढ़ी अभी कुछ देर पहले, उस थ्योरम से 2 डिवाइड्स P, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, तो यहाँ पर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स P। अब देखिए 2 डिवाइड्स P, तो 2 डिवाइड्स P को हम अगेन कन्वर्ट करेंगे यूक्लिड लेमा के फॉर्म में। तो 2 डिवाइड करता है P को, तो P इज़ द डिविडेंड, और 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइज़र हो गया। क्वोशंट क्या आएगा, मान लीजिए कि क्वोशंट आएगा R, और कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो ये हमने इसको यूक्लिड लेमा के फॉर्म में अगेन कन्वर्ट कर लिया, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसे हम 1 बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आई है, इसी को अगेन हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, यानी इस पर फिर से हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई करना है। सो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो P का स्क्वायर और 2R का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा P स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। ये P स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं P स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक रिजल्ट आया था P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, तो हमें यहाँ से P स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देना है। सो P स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2Q स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और P स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट कर देना है, तो P स्क्वायर की वैल्यू जो है
यहाँ ऊपर से 2q², सो 2q² इक्वल टू 4r²। सो यहाँ से 2 अपॉन में जाएगा, कैंसिल कर देगा, सो q² इक्वल टू 2r² हमारे पास बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें अगेन हम यूक्लिड लेमा इसमें देखते हैं क्या कैसे लग रहा है। देखिए q² हमारा डिविडेंड हो गया, 2 डिवाइज़र और r² कोशेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि द 2 डिवाइड्स q², 2q² को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब 2 डिवाइड्स q, 2q को डिवाइड कर सकता है। और अगर 2q को डिवाइड करेगा तो अगेन इसे हम यूक्लिड लेमा के फॉर्म में अगर लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं कि q हमारा डिविडेंड है, 2 इज़ डिवाइज़र और से s इज़ द कोशेंट, और s को हम मान लेते हैं कोशेंट। 2 से हमने डिवाइड किया q को, तो s हमारा हो गया कोशेंट, और ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी है। तो देखिए इस इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को हम यहाँ लिखते हैं। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we conclude that P and Q have 2s common factor between them। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से साफ पता चल रहा है। देखिए आप P इक्वल टू 2r, P इक्वल टू 2r दिया हुआ है, ठीक है, और Q की वैल्यू क्या है, Q इक्वल टू 2s हमारे पास आया। या आप देखें कि 2 डिवाइड करता है P को भी और 2 डिवाइड करता है Q को भी। तो हमने तो स्टार्टिंग में क्या माना था कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि P/Q हमने लिया था। अब P की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 2r, और Q की वैल्यू जो आई है वो 2s आई है सॉल्व करने पर। तो देखिए यहाँ पर 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया, यानी इसे हम अभी 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जबकि हमने जो एज्यूम किया था, अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन वी हैव अज्यूम्ड दैट देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर सॉल्व करते करते तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसके लिए हमें लिखना है बट दिस contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। देखिए हमने तो √2 को रैशनल मान के चले, हमने बोला कि P एंड Q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, P और Q में फैक्टर कॉमन आ गया। तो ये हमने जो बात एज्यूम की थी, हमने जो कहा था शुरू में, उसका विपरीत ही आ गया। देखिए तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसके लिए हमने लिखा है बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये हमने एज्यूम किया था। तो हमारा जो एजम्पशन था उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जो क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद आया है। दिस मीन्स this contradiction has arisen due to our incorrect assumption। अब ये क्यों आया है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था। देखिए आपने √2 इज़ इरेशनल है, आपको पता है, लेकिन आपने उसको बोला √2 रैशनल है, तो आपने गलत एज्यूम किया। तो सॉल्व करने के बाद आपका क्वेश्चन भी क्या, लास्ट में कंक्लूजन भी कैसा आया, गलत आया। ठीक है, आपने √2 रैशनल माना था, ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर, यानी पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ऐसा कहा। लेकिन हुआ क्या, कॉमन फैक्टर आ गया पी और क्यू के बीच में। तो आप गलत लेकर के सॉल्व कर रहे थे, तो आपका आंसर भी क्या आ गया, गलत आ गया। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो आप एजम्पशन गलत मानेंगे तो गलत आएगा ही। इसका मतलब √2 इज़ रैशनल, ये गलत है। तो फिर √2 के लिए कौन सी कैटेगरी बची, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल। तो अब वो रैशनल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये अजम्पशन इनकरेक्ट साबित हो गया। तो उसके पास एक ही कैटेगरी बचती है जो कि इरेशनल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप √3 एंड √5 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, सिर्फ आपके कुछ डिजिट्स चेंज हो जाएंगे। और इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिसमें कि हमें इरैशनैलिटी प्रूव करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।